क्योंकि आईएएस ट्रेनिंग में लेने गया तो सबसे ज़्यादा आईएएस पे कंसंट्रेशन सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन सही पार्टनर ढूंढने का भी। सर कोई मूवी ऐसी नहीं बन रही है जिसमें आजकल ये दिखाया हो कि हीरो लास्ट तक नहीं कहता है। तो बात शुरू करने के पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसे कि मुझे पता चला है कि यू आर न्यूली रिक्रूटेड लाइब्रेरियन एंड फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू अटेंड द ओरिएंटेशन कोर्स ऑफ द एनी काइंड ऑफ द थिंग्स। तो मैं तो मानता हूं कि आप लोग बहुत पुण्यात्मा हैं, बहुत पुण्य किए होंगे। तो जहां इतना मार काट है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, उसके बीच में से आपने एक जगह बनाई है अपने लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप लोगों को एक रास्ता मिला है अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए, और इसके माध्यम से आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो हम बात शुरू करने के पहले एक बार हमेशा बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कई बार लगेगा कि जितना मिला है उससे संतुष्ट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और लाइब्रेरी का काम है तो आप ज्ञान के भंडार में बैठने जा रहे हैं, जहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन क्या होता है कि आज जो हम बात करेंगे, सैद्धांतिक बातें अलग होती हैं, उसी सिद्धांत को हम अपना करके व्यवहार में कैसा रिएक्ट करते हैं, वो ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसको जीवन में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्रियान्वित करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक कविता के माध्यम से अपनी बात सुनाना चाहूँगा, जिससे आपको ये ना लगे कि आपको जो मिला है वो बहुत कम है, और इसी को आधार बना करके आपको बहुत कुछ पाना भी है। मुझे कहीं ये कविता मिली थी, अच्छी लगी कि इसको आधार बनाएं और आगे बढ़ते रहें, और जब तक आपको लगता है कि हमारा जीवन सार्थक और सफल नहीं हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तब तक आप अपने मंजिल में, अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चलें। इसके साथ मैं बात शुरू करूँगा। प्यास बहुत तेज़ से लगी थी, आप लोगों ने सुनी भी होगी शायद। प्यास बहुत तेज़ से लगी थी, मगर पानी जो भी मिला उसमें जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है साहब। आप लोगों को उठना पड़ रहा होगा ट्रेनिंग लेना है तो। सुबह सुबह उठना पड़ता है साहब, आराम पाने के लिए एक आराम को छोड़कर। आराम पाने के लिए एक आराम को छोड़कर हुनर सड़कों पर तमाशा करता है, और किस्मत महलों में राज करती है। कई बार आपके जीवन में लगेगा कि हम लोग के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और किसी किसी की किस्मत जो है, देखिए कितनी अच्छी है कि चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होते हैं और जीवन जैसा चाहिए वैसे जी रहे होते हैं। ये सब आएगा, क्योंकि इस दौर से हम सब गुजर चुके हैं और गुजर भी रहे हैं, तो कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। किस्मत महलों में राज करती है, शिकायत तो बहुत है ऐ जिंदगी, पर चुप हूँ कि तूने जो मुझे दिया है वो औरों को नसीब ना था। तो आपको इन्हीं बातों से बहुत बहुत एक बार शुभकामनाएं और बधाई कि आपको जो मिला है बहुतों को सच में नसीब नहीं हुआ है। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्ञानी होकर के भी, है ना, बहुत सारी डिग्रियां लेकर के भी, और एक उनको कहीं ना कहीं दर भदर मैं देखता हूँ और अनुभव करता हूँ कि कई लोग ताउम्र ज़िंदगी में संघर्ष करते रहते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने स्वयं के लिए जद्दोजहद के लिए, और उनके छोटे छोटे ख्वाब भी नहीं पूरे हो पाते। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि जो मुझे मिला है वो बहुतों को नसीब नहीं था। लेकिन यहीं से हम बात शुरू करेंगे कि अब बहुतों को जो नहीं मिला है उन बहुतों को और भी हमें आगे ले जाना है और हमें भी स्वयं आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जीवन में सफलता के 3 सूत्र होते हैं। ये मैं खड़े होकर के इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने बहुत सारी नौकरियां चेंज की, 8 नौकरियां चेंज करने के बाद यहाँ पे खड़ा हूँ, और कारपोरेट से लेके बैंकिंग से लेके सभी जगह, विदेश से लेकर के यहाँ यदि टीचर बना हूँ तो कुछ महसूस हुआ होगा कि मुझे लगता है गुरु बन जाना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और सार्थकता है। तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है जीवन में सफलता के जो 3 महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, उसमें से पहला है नॉलेज, ज्ञान।
और आप ज्ञान के भंडार में बैठने जा रहे हैं और उसको सफल ढंग से संचालित करने जा रहे हैं एज ए लाइब्रेरियन, क्योंकि आप में कुछ ना कुछ नॉलेज था, एक बेसिक एलिजिबिलिटी जैसा कि डिमांड होती है किसी भी एग्जामिनेशन की, उसको फिलफिल करके आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो नॉलेज बेसिक इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, वेदर इट इज ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड व्हाट एवर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ द जॉब। दूसरा है इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि पुराने समय में जब हम लोग तैयारी करते थे तो बेसिकली क्या होता था, मेडिकल या इंजीनियरिंग बहुत हुआ तो थानेदार या बाबू। आज भी मैक्सिमम भीड़ कुछ लोग टीचर और प्रोफेसर की तरफ, कुछ लोग स्टेट सर्विस, इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज होती थी। और अभी भी ट्रेडिशनल ढंग से यदि हम सोचें तो अभी जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों के पास यही तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि ऐसी बहुत सारी अपने बीच में अपॉर्चुनिटीज खड़ी हुई हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। यदि 5 वैकेंसी है तो 5 लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में मैं जाता हूं, मैं केंद्रीय विद्यालय में भी रहा हूं, नवोदय में भी आप लोगों के बीच में आता हूं और अलग अलग बोर्ड में भी रहा हूं, तो देखता हूं कि कई जगह 5 वैकेंसी है, 5000 लोग आते हैं और उनको हम आधे घंटे में बाहर कर देते हैं थोड़ा बहुत टेस्ट लेने के बाद, फिर अंततः 50 रह जाते हैं। और दूसरी तरफ 5 वैकेंसी है, 5 लोग भी नहीं आते। तो इस माहौल में जब हैं तो इंफॉर्मेशन, जैसा कि आपको पता है, यदि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं तो विदेशों में इतनी अपॉर्चुनिटी है, कोरिया, जापान, फिनलैंड, आयरलैंड, जहाँ इंडियन स्किल्स की ज़रूरत होती है और हमें नहीं मिल पाता। यदि आपको पता हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हों, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी का रेमिटेंस यदि आप लोग समझते हो, जो बाहर की करेंसी आती है किसी देश में, जो वहाँ का बेसिकली जो अप्रवासी भारतीय कमाता है वो भारत कमाता है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, चाहे अनस्किल्ड लेबर हो या सेमी स्किल्ड लेबर। तो वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये भी एक तरफ है कि हमें कैसे आगे आगे नॉलेज गेन करके उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना है जहाँ से आपकी ज़िंदगी और जहाँ पर आप पहुँचे उससे आगे बढ़ सके, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है जहाँ रुकना नहीं, समझाना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन का अब आधार होने वाला है, क्योंकि इसी नवोदय इंस्टीट्यूट में मैंने देखा, ट्रेनिंग लेते हुए लगभग मुझे 6-7 साल हो गए, मैं किसी को एक टीचर के रूप में देखता था, धीरे धीरे वो प्रिंसिपल बने, फिर प्रिंसिपल से बात करके यहाँ पे ट्रेनिंग बने, फिर डिप्टी कमिश्नर बने। ऐसा मैंने उनकी जर्नी देखी पिछले 8 से 10 साल। इसका मतलब औरों से तो थोड़ा अलग उनमें क्वालिटी रही होगी। तो जब ये जर्नी मैं स्वयं देख रहा हूँ आपके ही इंस्टीट्यूशन में, इसका मतलब आपके भीतर भी वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, जिसको जागृत करके आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वो स्किल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज सबके पास होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन आप सब होंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी, बीली एमली जो भी ज़रूरत होगी आप सभी लोगों के पास होगी। आपके टीचर वही होता है, आपका क्लास वही होता है, डिग्री वही होती है, लेकिन आपके ही बीच में से कोई कहीं पहुंच जाता है और आप जहां से ज़िंदगी शुरू करते हैं वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ज़िंदगी शुरू हो रही है तो 70% ऑफ दी योर सक्सेस डिपेंड अपॉन दी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसी बात करते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप कैसा डिसीजन लेते हैं, ये सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। 30%, एक बार आपका कहीं अपॉइंटमेंट होने के बाद आपसे कोई नहीं पूछता कि आपके 12th में कितने परसेंट थे, 10th में कितने परसेंटेज थे। फिर क्या हम देखते हैं, यार वो भला आदमी है, कभी भी जाइए, अपना खुद में स्ट्रेस में होगा लेकिन बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है। दिस काइंड ऑफ द एटिकेट्स एंड एटीट्यूड्स व्हेन यू आर स्टार्ट गेनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज योर रियल पर्सनालिटी, यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट विद द सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बार मैं बोलता हूँ 70% ऑफ द योर पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट बाय योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इसको हम थोड़ा सा, और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आप में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होगी जिसकी वजह से आप आगे बढ़ें। यदि हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस
बाय विच पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। मौखिक, लिखित या दैहिक या कायिक जो भी कम्युनिकेशन स्किल है उसके माध्यम से हम जो अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, संप्रेषित करते हैं एक दूसरे से, उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। या हम कहें एक पारस्परिक संबंध दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब हम बनाने की कोशिश करते हैं उसे हम अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अब इसमें क्या क्या है? एक है एबिलिटी टू लिसन टू अंडरस्टैंड, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा है डिसीजन मेकिंग, चौथा है पर्सनल स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आगे बताएंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कि लिसनिंग का कितना महत्वपूर्ण योगदान है आपके जीवन में, क्योंकि जब हम अंडर लिसनिंग की बात करते हैं तो लिसनिंग का यदि आप लोगों को पता है 4 प्रोसेस होते हैं: लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, देन एक्सप्रेसिंग। पहला वर्ड की हम व्याख्या कर रहे हैं अभी। लिसनिंग के 4 स्टेप हैं। कौन कौन से? लिसनिंग सुनना, अंडरस्टैंड करना समझना, एनालाइज मतलब अपने मन में उसको एक तरह से जज जैसे निर्णय लेता है तो सोचता है कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, एनालाइज करना, देन जाके डिसीजन लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन में अमिताभ बच्चन जी जब केबीसी में खेलते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, कई बार छोटा बच्चा आता है या सामने आता है, कुछ ज़्यादा बोलने वाले होते हैं तो वो कम बोलते हैं और दूसरे को अच्छा भाई साहब जी मुस्कुरा के बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। बोलना यदि चांदी है तो सुनना सोना है। उसका अगला चरण है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। आधा अधूरा यदि आपने सुना, हम 2 उदाहरण लेते हैं छोटे छोटे, क्योंकि मेरे पास हमेशा टाइम की कमी होती है, जितना समय दिया जाता है, लेकिन उसके बिना चीज़ें ज़्यादा समझ में भी नहीं आती जब तक हम उदाहरण ना लें। एक बार क्या हुआ, एक ट्रिप जा रहा था 9वीं 10वीं के बच्चों का। अभी हमारा बच्चा भी मानेसर गया था, सब बच्चों ने गए और जैसे पड़ोस में होते हमारे सोसाइटी में ही एक बच्चा नहीं गया। तो थोड़ा मेरा यह है कि बच्चों से मस्ती करना, खेलना कूदना। अभी 7 डे का उनका आर्मी कैंप टाइप्स होता है, वहाँ गए। तो ऐसे खेलते खेलते शाम को पता चला कि हम बोले तुम जा रहे हो? 4 बच्चे जा रहे थे। तो वो क्या बोला कि नहीं मुझे पापा मना कर दिए हैं। तो हमें लगा कितने खड़ूस पापा है, सब बच्चे जा रहे हैं और बच्चे को नहीं भेज रहे हैं। मुझे लगता है उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि घर में रह के और स्कूल में रह के वो अपना डिसीजन तो ले नहीं पाएगा, अपना ऑर्गेनाइज। क्योंकि मेरा बच्चा भी जब गया तो हमने पूछा कि सबसे ज़्यादा क्या सीखा, तो बोला ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, कि सुबह 4 बजे उठा देते हैं, अपना सामान भी रखना है ध्यान से, प्लेट्स और चम्मच भी संभाल के रखनी, घर में तो ये चीज़ें हैं नहीं। तो उसका पहला आंसर यही था कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल मैंने सीखी। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है जरूरी। तो हम एक परसेप्शन बना रहे थे उनके फादर के मन में कि पिताजी अच्छे नहीं हैं, थोड़ा दूसरी दुनिया के सब बच्चे भेज रहे हैं, 4 ही तो सोसाइटी में बच्चे हैं, इसको क्यों नहीं भेज रहे। बाद में जब मिले शाम को टहलते हुए तो हमने पूछा भाई साहब एक बात करनी थी। हमने पूछा कि ये जो ओजस्वी है ये नहीं जा रहा, आप नहीं भेज रहे हैं, 4 तो ही बच्चे हैं 9वीं के, क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो अलग में ले जाके बोले, क्योंकि बच्चा भी आसपास ही खेल रहा था, कि वो बोला था कि पापा से मेरे बात करो, कन्विंस करो। तो बोला कि यदि हम बच्चे को बता दें कि डॉक्टर को मैंने दिखाया था तो उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने कहा कि उसको भी नहीं पता चलना चाहिए, नेचुरल जो उसकी एक्टिविटीज़ है चलने दें, और बहुत आउटिंग नहीं कराना है उसको। तो हम अभी परसेप्शन क्या बना के रखे थे कि पिताजी खड़ूस हैं, एकदम से समझ नहीं रहे हैं, बच्चों को भेजना चाहिए। जब उनकी बात सुने तो मुझे लगा कि बच्चे की प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम, दुविधा किसके पास है? पापा के पास। अब एक पिता की जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि किसको समझे, बच्चे की सिचुएशन को समझे। एक तरफ बच्चे की जिद है, दूसरी तरफ बच्चे का जीवन है। अब क्या निर्णय लेंगे? तो यदि हम जिद के हिसाब से देखते बच्चे का तो बच्चा सही था। जब पिता का परसेप्शन समझा तो कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं, सिचुएशंस ऐसे आएंगे जो समय पे टाल दिया जाते हैं। कुछ चीज़ों के सवालों को अनुत्तरित रहना दिया जाए तो मुझे लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये चीज़ें भी आपके जीवन में आएंगी कि अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, फिर एक्सप्रेस करना है,
तो आपको बच्चे को भी कम्युनिकेट करना है, सामने वाले को भी समझना है, तो आप कुछ तीसरा बहाना ढूंढेंगे जो उसको भी बुरा न लगे, वो संतुष्ट हो जाए और पिताजी को बात को समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे वो महाभारत में हुआ कि हतो हतो हता वाला जो है, तो पूरी बात ना सुनने के कारण वहाँ पे शंख बजा और चीज़ें। तो ये चीज़ें कि जब किसी को सुने, हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ाते हैं कि कभी भी जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो बीच में बैरियर आ जाता है। हम आपको स्टोरी बताएंगे, जनरली प्रैक्टिकल ये है कि हम एक आपको स्टोरी सुनाएंगे कि आप पढ़ लीजिए, फिर दूसरे को आप बोलेंगे कि जो आप स्टोरी पढ़ी दूसरे पे पास जाए, उसको आप एज इट इज बताइए, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसमें से छूट जाएंगे। फिर जब हम तीसरे के पास जाएंगे तो जो चीज़ आपने बताई इनको, तीसरा जब बताएगा तो उसमें से 20% कट गई। 10 लोगों तक जाते जाते एग्जैक्ट जो फैक्ट था वो ख़त्म हो जाता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सीधे सीधे कहता है कि जब भी डायलॉग हो, 1 to 1 हो, आमने सामने हो, और इसीलिए डिसीजन जितना ज़्यादा डिस्कोर्स होगा, जो प्रॉब्लम होता है उसका सलूशन उतना अच्छा मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण है। फिर ये चीज़ें और हैं कि आप लिसनिंग के बाद, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब बात करें किसी से, तो हम लोगों ने सुना है तोल मोल के बोल, या रघुवीर साहब की एक बड़ी अच्छी कविता थी शायद, मुझे पाने दो ऐसी भाषा जिसके 2 अर्थ ना हो, कि हम जो बोलें वही कम्युनिकेट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पहले तो हम समझ लें वर्बल और नॉन वर्बल। ये है कि आपको, जैसे कि आपको पता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये सिर्फ देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, सिद्धांत में जाएंगे, आप गूगल करेंगे तो ये सब मिल जाएगी, पीपीटी वीडियोज भी मिल जाएंगी, लेकिन सिद्धांत क्या कहता है और जब व्यवहारिक जीवन में आप जाएंगे तो टोटली डिफरेंट हो सकता है। इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट व्यवहारिक जीवन में डिसीजन आपके ऊपर है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक विद द अदर्स, यह है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इशारों के माध्यम से जब आप किसी चीज़ को बताते हैं। फिर तीसरा है विजुअल, पिक्चर देख करके आप किसी चीज़ का निर्णय ले लेते हैं। और चौथा है रिटेन। आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो कुछ न कुछ आपकी लिखने की शैली, अभिव्यक्ति की शैली, माध्यम जो है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। सवाल वही होंगे, पढ़ा आपने वही होगा, लेकिन हाउ टू एक्सप्रेस इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स मासेस, दैट्स व्हाई यू हैव सेलेक्टेड हियर एज ए क्लासेस। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। ये हमारा कहना नहीं है। जीवन में 3 तरह के एफ होते हैं। एफ मतलब आपको अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जीना है तो 3 एफ को संभाल के रखना है, कोई भी डिसीजन बड़ा बड़ा लेना है। 3 एफ्स में होता है सबसे पहले फैमिली। यदि आपकी फैमिली कन्विंस है, कुछ लोग क्या है कि एक घर ही नहीं संभाल पाते तो दुनिया नहीं, आप घर की समस्याएं नहीं सॉल्व कर पाते तो बाहर की समस्याएं कैसे सॉल्व करें। कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले अपने फैमिली वालों को कन्विंस करना होगा, तब जा कर के आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो एक मान लीजिए क्या होता है आजकल दिल्ली या महानगरों में कि एक व्यक्ति है और बोलता है कि ठीक हम जॉब छोड़ रहे हैं, बाकी तुम्हारे पास जॉब है, लेट्स टेक डिसीजन। कि सबसे पहले फैमिली को कन्विंस करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि वाइफ काम कर रही है, एक सिक्योर जॉब है, हस्बैंड इज गोइंग टू टेक चैलेंज एज ए स्टार्टअप। जब धीरे धीरे चीज़ें सेटल्ड हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, वो भी नौकरी छोड़ देते हैं और उसमें हाथ बटाने लगते हैं। सो फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू टेक हार्ड डिसीजन। तो फर्स्ट होता है फैमिली। और ये मेरा कहना नहीं है, किताब है इट हैपेंड इन इंडिया, किशोर बियानी साहब की, जिन्होंने बिग बाजार की भारत देश में स्थापना की, पहला एक तरह से मॉल जो है जिन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ बोला कि हमारे पास कुछ नहीं था, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि कुछ नहीं था, और पिताजी कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी बॉम्बे के लोअर परेल में, और मुझे लगा इससे कुछ होता नहीं है। और क्या है, मैं गरबा ऑर्गेनाइज करता था कि गुजराती थे, तो मुझे लगा एक कला है मेरे पास, वो है इवेंट ऑर्गेनाइज करने की, तो क्यों ना हम ये इसी कला को बिजनेस में अप्लाई करें। तो सबसे पहले फादर और मदर को कन्विंस किया कि भैया हमें कॉमर्स नहीं समझ में आ रहा है, ना मैं पढ़ूंगा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस विथ ओन वे। तो बोला कि बिजनेस तो बड़ी बड़ी सोच रहा है, पैसा कहाँ से लाएगा। तो फिर फैमिली को पहले कन्विंस किया, पहले बोले हाँ आप हाँ बोलो,
बाकी तो हम मैनेज कर लेंगे। तो फैमिली को कन्विंस किया, फिर वो अपने दूसरे आपके पास गए। कौन है वो? दोस्त लोग होते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, यदि आपके दोस्त अच्छे हों तो फ्रेंड के पास गए, 2-3 दोस्तों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा शुरुआत करना है, कुछ पैसा तुम दे। तो वो फ्रेंड के पास गए, कुछ पैसे कलेक्ट किए और स्टार्टेड हिज मॉल, बिग बाजार के नाम से कुछ फाइनेंस मिला। और फिर तीसरा उन्होंने कहा, उस किताब के 7वें या 8वें पेज में ही लिखा है कि आई वॉज रीडिंग ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो मुझे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को पढ़ते हुए समझ में आया कि विज्ञापन एक ऐसी कला है जो गंजे आदमी को भी कंघी बेच देता है। तो वो विज्ञापन की कला को समझा और बोला कि बस उसी का मैंने उपयोग किया। और भारत का सबसे बड़ा बाजार जब उन्होंने बॉम्बे में लाए, और अभी तक का सबसे सस्ता दिन, पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ के पेपर्स और होर्डिंग्स जब लगाया, तो वो मैं साक्षी था। उस समय मैं कॉर्पोरेट्स में बॉम्बे में ही काम करता था। आप समझिए, किताब में लिखा है 8वें या 9वें पेज में कि जब हमने अपना माल शुरू किया प्रारंभ में लोअर परेल में, फिनिक्स मॉल में, ये लिखा है उसमें। तो आप समझिए कि जैसे ही विज्ञापन मेरा लोगों ने देखा तो लोग 4 बजे से लाइन लगा के खड़े होना प्रारंभ किए कि इससे सस्ता सामान कहीं नहीं मिलेगा। जैसे बोलता है ना, फैक्ट्री आउटलेट अभी बंद होने वाली, आप लोग लूट मचाने चले जाते हैं। 3000 का सामान मात्र 200 रुपये में, वही बात हुई। और इतना ही नहीं, बुक में ये भी लिखा है कि जब लोगों की नंबर नहीं आ रहा था 10-11 बजे मॉल में घुसने का, क्योंकि मैं भी किसी तरह पहुंचा था भीड़ में लाइन में लग करके, तो लोगों ने क्या हुआ, 8-9 बजे से गार्ड को पैसे पकड़ाना 100-200 चालू कर दिया कि मुझे माल के अंदर मिल जाए। ऐसे लग रहा है कि फ्री में सब लूट रहा है। तो तीसरी जो है, जिसको हम बोलते हैं फूल्स माने कंज्यूमर, ग्राहक, जिसको हम बोलते हैं छुप छुप के लड़कियों की क्यों क्रीम लगाए, आप लोगों ने सुना होगा। फेयर एंड हैंडसम है ना। यदि फेयर एंड हैंडसम लगाने से गोरी चमड़ी वाले काली चमड़ी वाले गोरे हो जाते, तो यही फेयर एंड हैंडसम सब साउथ अफ्रीका भेज दिया जाता, तो बेचारे को माइकल जैक्सन को सर्जरी नहीं करानी पड़ती। लेकिन ये विज्ञापन है, और फेयर हैंडसम लड़कियां जब लगाती हैं फेयर एंड लवली, तो लड़कों का भी पैरल लागे, भाई तेरी मैं नहीं लगाऊंगा, मैं तो अपनी लगाऊंगा, फेयर एंड हैंडसम लगाऊंगा। लेकिन ये विज्ञापन वाले साउथ अफ्रीका में जा कर के ये जो फेयर एंड हैंडसम स्लोगन है, टैग लाइन है, वहाँ बदल दिया। प्रोडक्ट वही है, स्लीक एंड शाइनिंग, चिकना और थोड़ा शाइनिंग फेस होगा। प्रोडक्ट वही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इस चीज़ को समझें। इसीलिए मैंने बोला परिवार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, स्टार्टेड विथ सिटिंग कि ऐसा है ऐसे हम चाहते हैं, और डिसीजन आपको लेना पड़ता है। फिर दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाइए, तो आपने ये देखा होगा प्रिया प्रकाश वैरियर का वीडियो आप लोगों ने वायरल हुआ, देखिए सबको नज़र में, कुछ नहीं बोला। आप जैसे क्लास चल रही है, बस हमने कुछ नहीं किया, आपको समझ में, और चौथी बार में गोली लग गई। बाहर मिलते हैं। हम लोग उस जमाने के रहे होंगे, आप लोग भी बहुत बड़े अभी नहीं हुए होंगे, पता नहीं आप जहाँ से आए हैं कि नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है हम लोग छोटे बैकग्राउंड के लोग हैं या कि छोटे शहरों से निकल कर आए हैं, तो किताब लेने देने के बहाने कोई लिख करके रख दिया हो। अब क्या लिखा है, आप 4 दिन तो बिस्तर में सोते सोते समझने की कोशिश करेंगे, या धोखे से रखा है और बिना धोखे से, या कि 4 दिन कंटिन्यूअस किसी ने पेन मांग लिया, किसी लड़की ने क्लास में आपके पेन मांग लिया होगा, तो आप जितना सोचेंगे कि मेरे से ही क्यों मांगा, लेकिन आपके बगल में जो लड़के बैठे हैं, भाई कुछ तो है, कल भी मांगा था पेन, आज भी मांगा। अब नहीं होता, अब सीधा एक्ट हो जाता है। अब तो व्हाट्सएप का मैसेज है ना, सोशल मीडिया है, कहने में हिचकिचाहट नहीं है। बहुत हुआ तो आप इमोजीज चलेंगे, दिल भेजेंगे, फिर अंगूठा आएगा, फिर हाथ जोड़ेंगे। सर एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहूँगा, पहले जो मूवीज बनती थी ना, उसमें हीरो लास्ट तक नहीं कह पाता था, और आजकल कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब जब सीधे सीधे ऐसे गोली चल रही तो कहाँ फिर कहने की जरूरत है। सर कोई मूवी ऐसी नहीं बन रही है जिसमें आजकल ये दिखाया हो कि हीरो लास्ट तक नहीं कह
रहता है। तो वही मैं, वो कुछ कुछ होता है दिलवाले दुल्हनिया में, इतनी सी बात कहने में इतना टाइम दिया, आई लव यू कहने में, जब वो जाने लगी तो वो और जमाना था। अब यहाँ तो जब सीधे सीधे गोली चल रही क्लास में ही, लड़का यहाँ बैठा है, मैं पढ़ाता हूँ और वहाँ इशारा हो रहा है, मैं इधर झुका, बस। या हम पढ़ा रहे हैं, नीचे से ही चोटी मार दिया। दो तरह की चोटी होती है, या तो दबा दिया कि भैया चुप रहो, शांत हो जा, या फिर क्या था कि धीरे धीरे उकसा दिया, बोल दे। पहले से डर भी लगता था, आज डर नहीं लगता है। आप निडर हो गए हैं ना, सोशल मीडिया का जमाना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। फटाफट वाला जब हो रहा है सब चीजें, तो कुछ करने से पहले 10 बार सोचते थे क्या क्या हो सकता है। हाँ, क्या क्या हो सकता है। इसीलिए एक कहानी सुना देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगी, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन आज के प्यार से रिलेटेड है, आप समझ में आ जाएगी। एनीबडी फ्रॉम साउथ इंडिया हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी हिंदी लगभग सभी लोग समझते हैं। और एक्चुअली इंग्लिश में, इंग्लिश इज नॉट माई ओन लैंग्वेज, इट्स एक्वायर्ड लैंग्वेज। आई कैन नेवर एक्सप्रेस व्हाट आई कैन एक्सप्रेस इन हिंदी, अंडरस्टैंड? Like in Andhra Pradesh, what you can express in Telugu, you can never express in English, because your family language is your mother tongue, whether it is Malayalam, Tamil, Kerala, Kannada, whatever it is. So वो touch नहीं आएगा, that feeling you can never understand what you can express through your mother language. आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, छोटी सी कहानी जो फटाफट का है, चल रहा है मामला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, उसी में से कहानी आप समझिएगा। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है, it's giving a lot of message to understand the life of the metropolitan cities, and secondly the relationship between the two individuals. सबसे पहले उनसे मेरी मुलाकात, anybody from दिल्ली? 1 2 you know the धौला कुआं and different places of Delhi. उनसे मेरी पहली मुलाकात धौला कुआं के लाल बत्ती पे हुई, जब उनकी कार आकर के मेरे कार के बगल में खड़ी हुई। मेरी नज़र अनायास ही उनके चेहरे पर पड़ी और वो मेरी तरफ देख करके अंदर अंदर कुछ महसूस किया। आप महसूस कर रहे हैं अभी, पहले नहीं मुस्कुरा देंगे। धौला कुआं की लाल बत्ती जैसे ही खुली, उनकी कार सरदार पटेल लेते हुए इंडिया गेट की तरफ बढ़ी। मैं अचानक उनके बारे में सोचते हुए अपनी कार भी उधर ही चली जा रही थी कि अचानक इंडिया गेट की लाल बत्ती में एक बार पुनः, ये संयोग था या महज कोइंसिडेंट, जो भी कहें आप इसको, जब इंडिया गेट की लाल बत्ती में मेरी कार उनकी कार के बगल में फिर से आके रुकी, तो इस बार उन्होंने मेरी तरफ देख करके मुस्कुराया। मेरे मन ही मन में जिज्ञासा जगी, और जैसे ही कार थोड़ा आगे बढ़ी, मेरी कार अनायास ही उनकी कार के पीछे पीछे चलती रही। और मैं देखा, कभी कार मेरी प्रगति मैदान के आगे थी, उनसे मिरर होता है ना पीछे, और कभी मैं उनके कार के पीछे। मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी की शायद यात्रा थी कि हम जीवन में एक दूसरे के आगे पीछे बढ़ते चले जा रहे थे। मैं मन ही मन कुछ अलग अलग सपने और विचारों के साथ खोया हुआ प्रगति मैदान की तरफ बढ़ता चला गया। अक्षरधाम तक हमारी कार एक दूसरे के आगे पीछे चलती रही कि अचानक गाजीपुर का चौराहा आ गया। गाजीपुर यहीं है आपका बॉर्डर। मेरी कार जैसे ही लाल बत्ती पर रुकी, मैं कार की मिरर में उनकी कार को आते हुए देखने की कोशिश कर रहा था। अगल बगल भी देखा, लेकिन इस बार उनकी कार मुझे दिखाई नहीं दी। अचानक एक सामने बोर्ड जरूर दिखा, जिसमें लिखा था, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। तब मुझे महसूस हुआ अचानक कि मुझे धौला कुआं से लाल बत्ती से यू टर्न लेके गुड़गांव जाना था और मैं गाजियाबाद पहुंच चुका हूँ। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। मैं गुड़गांव की जगह गाजियाबाद पहुंच चुका हूँ। तब मुझे एहसास हुआ, मेरी नींद खुली कि ये शहर का प्यार है जो सड़कों पे शुरू होता है और सड़कों पे ही ख़त्म हो जाता है। मैसेज मिल गया? हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब
अब ये चीजें हैं, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सब कुछ एक्सप्रेस तो कर देते हैं, लेकिन 2 दिन कई बार हम टिक नहीं पाते ऐसे रिश्ते में, क्योंकि जब आप कॉलेज में या कहीं इस तरह की ज़िंदगी में, इनफॉर्मल ज़िंदगी में होते हैं, हाथ रखना, समोसे खाना, बतियाना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ करके तू खाना बनाएगी, मैं खाना बनाऊंगा, चाहे तू बनाएगी मैं बनाऊंगा, रोज रोज मैं क्या चाह पिलाऊँ, आज तू भी पिला दे। तो बोला मेरी जिम्मेदारी, बोलते थे कि बड़ी रानी बना के रखूंगे, यहाँ नौकरानी बना दिया। 2 महीने तक कई बार इस तरह का जीवन नहीं चल पाता। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि बाहर का जो कम्युनिकेशन है, बाहर का जो एक्टिविटीज़ है, व्हाट काइंड ऑफ द बिहेवियर यू आर यूजिंग आउटसाइड योर पर्सनल लाइफ, द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर एबल टू मेंटेन विद इन द होम, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू नो द फैक्चुअल थिंग्स until you are not going to take hard decision। हार्ड डिसीजन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इजी डिसीजन भी नहीं होता है। तो पार्टनर जब आप चुने, फिर दूसरा है मतलब आपका प्रेमी या प्रेमिका, तो करते हुए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपने चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन से देश तुम चले गए, वो वाला आप समय नहीं है जैसा कि आपने कहा। लेकिन इसी बीच में एक और संबंध होता है, वो है दोस्त का। जैसे मैंने कहा, दूसरा ऐप फ्रेंड, रीड द माइंड। कई बार आप मुस्कुरा भी रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ द बेसिकली डिप्रेशन यू आर ओनिंग, समटाइम्स इवन यू डोंट नो, बट आपका अच्छा दोस्त होगा तो वो जान जाएगा भाई आज तू पहले जैसा नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तू छुपा तो रहा है कुछ चीज़ें, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या है, गम तुम छुपा रहे हो। सुदामा और कृष्ण का प्यार। मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे बैचमेट हैं, IAS और IPS है, उसमें से एक मेरा रूममेट भी है। कई लोगों का बिहेवियर बदल जाता है और कई लोगों का क्या है यार, चल मस्ती करते हैं, वो हॉस्टल के पुराने दिन याद आ जाते हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं कि आप किस पोस्ट में। कुछ लोगों का नेचर चेंज हो जाता है। कृष्ण और सुदामा ने जब पता चला कि एक गरीब आदमी ब्राह्मण आया है, दौड़े दौड़े आए और कंधे में तो बोला कि उनको लगेगा कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, उस तरह चीज़ें, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और मित्रता निभाई। और सच में बताऊं, मेरी भी पर्सनल ज़िंदगी में एक मेरा दोस्त है बेनाई बाज इनकॉर्पोरेट, मैं उसको बोल देता हूं भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, अब आगे क्या करूं। डिसीजन लेने के लिए कुछ आपके पास मेंटर ज़रूर होना चाहिए, मेंटर, गुरु या गाइड जिसको आप बोल सकते हैं, जहां आपको सही डिसीजन मिले और ये धीरे धीरे पता चलता है सही का आदमी आपके साथ कौन खड़ा है। तो ऐसे कुछ लोग आप ज़रूर बना के रखिए कि डिसीजन लेते समय वो बोलते हैं भाई टेंशन मत लेना, मेरे पास FD पड़ी है इतनी, मैं तोड़ के देता हूँ कल तुझे, पीछे बस इतना ही काफ़ी हो, बस वो खड़े हो। और ऐसे मेरे साथ भी बहुत हुआ कि कुछ बच्चे मेरे बोलते हैं कि सर आप थे, बहुत सारी स्टोरी है वो अलग में बताएंगे। बट फिर इसके आता है प्रोफेशनल साथी। प्रोफेशनल साथी क्या होता है आप देख लीजिए, नेहरू के साथ गांधी, वैसे लोग हंसते हैं कि एक टकले का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, चाहे नेहरू के साथ गांधी, मोदी के साथ शाह, केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया। अब ये अलग बात है कि रियल लाइफ में क्या सच्चाई है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, बाल का उड़ जाना महज संयोग है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपके रिदम को पकड़ना जानता हो, आपका कदम उधर जा रहा है तो उसके पीछे का निर्णय क्या है और वो पचा जाए पूरा, आप क्या एक्शन लेने वाले हो, 370 कैसे हटी, कैबिनेट में किसी को नहीं पता था, उनके मिनिस्ट्री में किसी को नहीं पता था, सिर्फ 2 लोगों को पता था। ओसामा बिन लादेन पे जब बाराक ओबामा ने अटैक किया, तब ओबामा के अलावा, कंप्यूटर के अलावा किसी को नहीं पता था कहाँ जा रहा हमारा। उरी में जिस तरह हुआ चीज़ें 3 लोगों को पता था, अजीत डोभाल साहब को, PM को और होम मिनिस्टर को। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राइट कंधा कट जाए लेकिन लेफ्ट को पता ना चले, ऐसा साथी पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन बिना बोले है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वी आर गोइंग टू फेस इन लाइफ। और ऐसी सिचुएशन आपके साथ आएगी जब आप डिसीजन ले सकते हैं। डेवलप कैसे करना चाहिए? अभी वो बता रहे हैं, आगे जल्दी अभी आ रहे हैं, डेवलप कैसे करना है, बेसिकली वही क्रक्स है अभी। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये सैद्धांतिक किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, व्यवहार में नहीं है। ये बहुत बड़ी कला है, धीरे धीरे, और ये कहीं आप किताबों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से
कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर सिखा दे, आपको नहीं आएगी अनटिल अनलेस एवरी फेलियर से, अपने जिंदगी के अनुभवों से जब तक नहीं सीखेंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा कि अकल जो है बादाम खाने से नहीं आती, अकल ठोकर खाने से आती। जितनी ठोकरें खाएंगे आप जीवन में उतना ही सीखेंगे। जितना जल्दी आप संघर्ष करते रहेंगे, अपने को बार बार एक्टिव करते रहेंगे, उतना ही ज्ञान भी आपको मिलता रहेगा। तो कीप ट्राइंग इन डिफरेंट एरियाज। कई बार आपका रूड बिहेवियर सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, आपको डांट के भगा दिया जाएगा। कई बार आपका इनिशिएटिव कि सर आप परेशान हो रहे हैं, थोड़ा देखना क्या कर रहे हो, मुझे दे देना, मैं करता हूँ। इफ़ यू आर विलिंग टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम योर सेल्फ, कई बार उसको लगेगा यार ये बंदा तो देखो कितना अच्छा है, मैं काम कर रहा था, एक बार देखने को मांगा और बोलता है सर आपको परेशान हो रहा है, मैं ही कर देता हूँ। सो प्रोएक्टिव इनिशिएटिव, जीवन में इस तरह के डिसीजन कई बार आपको पे करेंगे। इट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बट द काइंड ऑफ एक्चुअली गेस्चर यू आर शोइंग विथ योर बॉस दैट पे टू प्रमोशन। ये आपकी क्वालिटी बताता है कि आपको ज्ञान भी है, नहीं भी है तो आप सीख जाएंगे। जैसे मैं बैंक में था तो मेरा बॉस, अगेन आपका एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि बाद में बताऊं तो भूल जाएगा, कैसे डेवलप करें। हम लोग 22 लोग एक्चुअली डायरेक्टली रिक्रूटेड ऑफिसर ज्वाइन किया बैंक ऑफ बड़ौदा 2000 इन अहमदाबाद। वो सब ट्रेनिंग होने के बाद, बैंकिंग का बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। 22 लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग गई। क्रेडिट वाले यहाँ जाएंगे, मार्केटिंग पीआर वाले अलग जाएंगे और वो आईटी वाले अलग जाएंगे। हम लोग का अलग ट्रेनिंग हुई बड़ौदा में जाके। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आप देखते हैं, शेयर मार्केट की बिल्डिंग जो आता है, वहाँ पे हुई। मेरे बॉस कर्नाटका के थे। उन्होंने पहले दिन क्लास ली 2 घंटे की हम लोग की। Because since you are going to join corporate communication department, there is 2 words you always will face. One is yes, second is no. और corporate communication department is just likely to risk management department. Risk management department जहाँ आपको रिस्क रोज आएंगे, लेकिन नो नहीं बोलना है किसी भी सिचुएशन में, ऑलवेज से यस। अब कहीं कहीं पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें आपको, आज जैसे मैं पढ़ाऊंगा, इसका 10 या 20% आपके दिमाग में रह जाएगा, बाकी तो धीरे धीरे चला जाए। मेरे मन में एक जो है यस रह गया कि कभी भी इस डिपार्टमेंट में रह के ना नहीं बोलना, इतना समझ में आ गया। अब हम 5 लोग थे, 5 लोग की ट्रेनिंग हुई। तो ऐसे वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस में बड़े बड़े क्यूबिकल्स मिलते हैं, माने एक छोटा रहता है और क्यूबिकल में आपको बैठना होता है ऑफिसर्स को। तो धीरे धीरे वो जज करते हैं कि कौन आदमी इनिशिएटिव लेता है, कौन नहीं लेता है, धीरे धीरे पता चला। तो सपोज मैं वहीं से लर्न किया ये चीज़, वो मैं बताने वाला था, आप पहले ही बताया, पूछ ले तो मैं बता रहा। तो सपोज एक्स को बोला, मिस्टर एक्स ये काम है, 24 घंटे का समय है, कैन यू डू इट। एक्स ने कहा सर ये तो मुझे पता ही नहीं है, काम ही नहीं पता है, कभी किया नहीं, कैसे पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो यस और नो वाली चीज़ें नहीं सुन पाया था, भूल गया। बोला इमीडिएटली नो बोला। जैसे ही नो बोलते हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ लर्निंग देयर इटसेल्फ एंड। उसी समय जितनी भी सीखने की संभावनाएं थी, नो बोलते ही खत्म। वाई से पूछा, मिस्टर संजय, सपोज मैं वाई हूँ, संजय कैन यू डू इट, कम है, दिस इज वर्क विद इन 24 आवर यू हैव टू कंप्लीट, कैन यू डू इट। मैंने सोचा सर मे बी दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी बट लेट मी ट्राई, कोशिश करता हूँ। अब क्या हुआ, लेट मी ट्राई, जैसे ही आप यस बोलते हैं, यस सर लेट मी ट्राई, नहीं जानते भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बॉस को सबसे पहले उसी से पूछेंगे, सर ये काम दे तो दिया है, मुझे पता तो है नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी तो दे, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आप किससे पूछोगे, उन्हीं से पूछोगे, क्योंकि वो तो इतना बड़ा डिसीजन लेता है, बिजी है, उसके पास समय नहीं है। वो बोलेगा ऐसा ऐसा है, इसके समय पहले 3 साल पहले ऐसे काम हुए थे डिसीजन लेने का, और इसके बारे में कुछ प्रोजेक्ट्स भी होंगे या कुछ केस स्टडी होगी। बेटर यू हैव टू गो फॉर द प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एंड मीट मिस्टर बंसल, उनको आइडिया होगा। अब उसी ने मुझे गाइडेंस दे दिया, कहाँ थोड़ा सा अगला स्टेप जाने के लिए, मिस्टर बंसल के पास। मिस्टर बंसल, मिस्टर संजय, मे बी आई डोंट हैव फाइल राइट नाउ इमीडिएटली बिकॉज यू हैव टू सबमिट टुमारो इटसेल्फ, लेकिन ये काम तुम ऐसा ऐसा करोगे ना तो ज़्यादा चीज़ें बन जाएगी। बेटर कुछ तुम्हारे मन में जो आइडिया इस काम के बारे में बना के लाओ, बाकी हम करेक्शन कर देंगे। अब उन्होंने काम दिया, मैं उनसे पूछा, उन्होंने दूसरे को रिकमेंड किया, मैंने ट्राई मारा, ट्रायल एंड एरर तो सुना ही है ना, R&D आपने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे ही तो होता है। हमने कुछ बनाया, उन्होंने कुछ करेक्शन किया, मिस्टर बंसल ने, थोड़ी सी चीज़ें और इम्प्रूव हुई, वो इम्प्रूव करने के बाद फिर से बॉस के पास आए,
सर ऐसा ऐसा बना, ठीक है, हाँ हाँ बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा इसमें ऐसे कर लो। अब जो बिल्कुल काम मुझे नहीं आता था, बाई असिस्टेंस ऑफ दी 2-3 पीपल यू लर्न न्यू वर्क। और विद इन 24 आवर जब 1-2 बार अपना परफॉर्मेंस दे देंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू टेल यस, तो अगली बार जब बॉस खड़ा होगा 100 लोगों के बीच के कैबिन में, अपने विंडो बंद शीशे के उसमें से, तो ऐसे नज़र दौड़ाएगा, फिर लगेगा ये काम तो यही कर सकता है। और सच में बताऊं, ऐसे कई बार डिसीजन होते थे। आई वॉज हैंडलिंग कारपोरेट्स, तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अंबानी से भी मिलने का मौका मिला, टाटा से भी मिला, इन्फोसिस से भी मिला, आरबीआई गवर्नर से कितने बार मैं उनके साथ लंच डिनर किया। और बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और कई बार जहां मेरे जिसको बोलते हैं सरल भाषा में बॉस भी डरता था जिनसे मिलने के लिए, फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह से, तो बोलता था यार यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड ही इज़ फ्रॉम आल्सो दिल्ली, ट्राई टू गो एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। और लकली जो फाइनेंस सेक्रेटरी था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो उसी कॉलेज के थे जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा था। बातचीत पता चला तो बोले अच्छा सर, हो कोई दिक्कत नहीं, दे दो सर, मैं बात करके आता हूँ। और जब मैं धीरे धीरे डरते डरते उनसे बात किया, धीरे धीरे फ्रेंडली हो गए। सो मैं बोला सर आपसे 30 ज़्यादा नहीं, 30 ईयर जूनियर हूँ, सेम कॉलेज। तो एक कहीं ना कहीं एल्मा मैटर का फीलिंग आ ही जाता है। सो सलूशन आपको ढूंढना है, डर डर के स्टार्ट करना है, लेकिन डिसीजन लेना है। और एक समय ऐसा आएगा कि फिर वही आदमी आपसे ज़्यादा विश्वास दूसरे पे करेगा ही नहीं। तो ये तो निर्णय आप पर है कि कैसे डेवलप करना है। सो छोटी छोटी बातें होती हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, नो द बॉडी लैंग्वेज। क्रैक्स ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सूत्र है जो वो खुद से बात करना। जैसे आपके जीवन में यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का दिमाग बाहर होगा, ये हम नहीं कहते, साइंस कहता है। कुछ और कहीं सोच रहे होंगे, कुछ घर की चिंता में मग्न हो गए, कुछ बच्चों की चिंता में मग्न हो गए, कुछ किसी जो अभी सिंगल हैं किसी और दुनिया में होंगे, ट्रेनिंग में भी कुछ मौका अवसर तलाश रहे होंगे। तो अलग अलग चीज़ें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि आईएएस ट्रेनिंग में लेने गया तो सबसे ज़्यादा आईएएस पे कंसंट्रेशन सबसे कम होता है। मैं सही बताऊँ, ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, और मैं अपने दोस्तों से भी बात किया, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन सही पार्टनर ढूंढने का भी कर लो कि कब ट्रेनिंग में के बाद कहाँ जाएंगे। आईएएस ट्रेनिंग के किसी भी आईएएस से पूछिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा रूममेट आईएएस है, मेरे जूनियर आईएएस, मेरे बैच के कई लोग हैं, और लकली मैं प्रोफेसर हूँ, तो समटाइम्स आई एम गोइंग देयर, मध्य प्रदेश, मैसूरी एंड डिफरेंट प्लेसेस। तो उनसे पूछो जो नए नए रिक्रूटेड होते हैं, सबकी नज़र ये होती है कि कौन, और उसी में से नज़र मिलाते रहते कौन जल्दी से फाइनल डिसीजन यहाँ ले लेगा कि छूट रह जाए गाड़ी यहाँ से। दिस इज द प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज टेलिंग, फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। आप ऐश्वर्या राय की चाहत रखते हैं और पर्सनालिटी पोपट लाल की नहीं मिलेगी। आप आर्मी के कमांडर बनना चाहते हैं, आपकी हाइट जो है 5 फीट 6 इंच नहीं है, तो नहीं होगा सर। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, कर जाते हैं ऐसे लोग भी। नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं तो कैसे कर जाएंगे? कर जाते हैं, ठीक है, यकीन मानिए सर। नहीं, यकीन क्या है, रिलेशनशिप पे तो आप कर जाएंगे, लेकिन कमांडर बनने में थोड़ी आप कर पाएंगे। नहीं कर पाए। फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ, दोनों एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ। जो कमजोर समझते हैं ना, वो कमजोर ही रहते हैं, जो अपने आप को समझते हैं। कमांडर वाला चल रहा है। सो इसको बोलते हैं बिफोर स्टार्ट योर जर्नी सेल्फ एक्चुअलाइज। हम लोग क्या है ना, अपना एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का मूल्यांकन किए बिना जब बड़े सपने देख लेते हैं तो वो सपने अधूरे रह जाते हैं। तो आपको भी देखना है, कर जाते हैं वो अलग चीज, कुछ चीजों में आप कर जाएंगे, कुछ चीजें हैं कि इम्पॉसिबल है, यदि नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, दोनों चीज है। तो ये चीजें देखना है कि खुद से खुद का मूल्यांकन कीजिए। जैसे आप अभी जिस एज में हैं, अभी जोश होगा आपको, अभी मन भटकेगा, लेकिन एक समय बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द लाइफ, जैसे मैं बाहर था, विदेश में था, एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। ये सब चीजें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब में हैं, मटेरियल भी बहुत सारा मिल जाएगा। डिसीजन आपको लेना है, पैसा या फैमिली, क्या करेंगे? मनी इज नॉट एवरीथिंग टू सेटिस्फाई योर फैमिली और योर सेल्फ सम टाइम इन लाइफ। प्लेजर और लेजर एक समय तक अच्छा होता है, एक समय के बाद जो है ना सुकून ज़्यादा अच्छा लगने लगता है।
आपको क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज व्हाट, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। तो आपको क्या करना है, बेस्ट है कि आप अपने लिए दिन में 24 घंटे में से कुछ समय अपने लिए निकालिए और एनालाइज किए कि व्हाट आई एम डूइंग दिस इज राइट और रॉन्ग। जिसे बोलते हैं किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ईश्वर का साम्राज्य खुद के भीतर है। इसको खोजने की कोशिश कीजिए, बाहर कुछ नहीं है, बाहर भगवान को ढूंढ रहे, बाहर भगवान नहीं है, भगवान जो है अंदर है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बार बार फोर्स करता है कि सेल्फ रियलाइजेशन, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देन यू हैव टू टेक डिसीजन। मैंने यही बोला, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, देन एक्सप्रेसिंग। कुछ भी नहीं कि कुछ भी बोल दिया, हमारे गांव में बोलते हैं लस्सी जैसे चाट लिया, कुछ भी नहीं बोल देना है, क्योंकि बोलने के बाद पछताना पड़े इससे पहले आप सोच लो। तो इंटरपर्सनल इसके लिए द बिहेवियर एंड टैक्टिक्स ए पर्सन यूजेज टू इंटरेक्ट विथ अदर इफेक्टिवली। कई बार आपके जीवन में 1 घंटा कोई मिलता होगा और लगता होगा कि 1 घंटा वो व्यक्ति ने जो बोला वो जीवन भर का सार दे दिया, और आपने पता नहीं कितने घंटे खर्च किए, इसी ज्ञान की तड़प में आप आज तक भटक रहे थे। नारायण मूर्ति साहब ने इकोनॉमिक्स टाइम्स में इंटरव्यू दिया, मेरी एक किताब आई है उड़ान, अमेजन, फ्लिपकार्ट सब जगह है, तो उसमें मैंने ये स्टोरी लिखी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी कि 1 घंटे का भाषण यदि मैं मिस कर गया होता तो मैं नारायण मूर्ति आज नहीं बना होता। वो ये था कि IIT कानपुर में जब वो पढ़ रहे थे, ये बिहेवियर एंड टैक्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिहेवियर एंड टैक्टिक्स, ए पर्सन यूज टू इंटरैक्ट विथ अदर इफेक्टिवली। उन्होंने क्या किया, लेक्चर देने आया कोई था, उन्होंने बोला कि आने वाला भविष्य जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इस पर यदि अभी कोई स्किल करेगा, नया कोर्स करेगा तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जैसे मैं बोलूँ आज के समय में आने वाला फ्यूचर किसका है, तो वो 3 चीज़ें हैं, AI, डाटा माइनिंग और ऑटोमेशन की। इस पे यदि किसी ने कर लिया तो पूरा दुनिया यही होने वाला है। आज से 10 साल बाद न्यूरो मार्केटिंग पे काम हो रहा। तो उन्होंने कभी बोला था कि कंप्यूटर साइंस का टेक्नोलॉजी का, ही वाज स्टूडेंट ऑफ द अप्लाइड फिजिक्स एट दैट टाइम इन IIT कानपुर। जब ऐसे जैसे स्पीच ख़त्म हुई तो सब लोग, हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही अभी ख़त्म होगा आपका लंच पे टूट पड़ेंगे, जल्दी जल्दी करें, थोड़ा आराम करें। और उन्होंने क्या किया, कुछ उसी में से होता है, नारायण मूर्ति साहब स्पीकर के पास पहुँचे, सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटिल बिट मोर, जैसे होता है 1-2 सवाल आपके। उन्होंने बोला यस, ए लॉट ऑफ बुक्स रिटेन, मे बी योर इंस्टीट्यूशन इज प्राइम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, सम बुक्स आर पब्लिश्ड इन IT, आप अपने लाइब्रेरी में जाइए, आई एम गोइंग टू गिव यू सम नेम्स। और उन्होंने सर्च किया, वो IT पे कुछ 2-3 किताबें उन्होंने कैटलॉग सर्च किया, मिल गई, और उन्होंने पढ़ा। 4th ईयर वाज द टेकिंग डिसीजन टू चेंज योर मेजर। अप्लाइड फिजिक्स से उन्होंने IT चूज कर लिया, और फिर उसके बाद उन्होंने जो पढ़ाई की वो बेसिकली दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द नारायण मूर्ति। और उन्होंने इन इकोनॉमिक्स टाइम्स के इंटरव्यू में जहाँ से मैंने ये पढ़ा कि यदि वो 1 घंटे का एक लेक्चर में छोड़ दिया होता तो नारायण मूर्ति नहीं बन पाता। तो आपको एक ही क्लास में टीचर वही होता है, पढ़ाने वाला वही हो। जैसे मुझे लगा यस एंड नो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, उनको लगा IT इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ने वाले आप तो 40 लोग हैं, इसमें से कोई कुछ लोगों के लिए अच्छा लग जाएगा, वो जीवन में अप्लाई कर लेगा। यू कैन चेंज योर डायनामिक्स ऑफ द लाइफ इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज द थिंग्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू अदर्स। ये आप पर निर्भर है, पूरा इंडिविजुअल पे निर्भर है कि आपकी चीज़ों को कैसे देखते हैं। इसीलिए हिंदी में बहुत बड़े नाटककार हुए हैं कि समय रहते चेत जाइए, नहीं समय रहते यदि आप नहीं चेतेंगे तो फिर जीवन में पछताना पड़ता है। क्योंकि वो जयशंकर प्रसाद की लाइन है, मेरी नहीं है, कि जब तक बुद्धि आती है औवन चला जाता है, जब तक फूलों की माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। तो समय के साथ यदि आपने सीख लिया समय रहते, सो इट्स बेटर फॉर योर इंडिविजुअल लाइफ। फिर है एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फायदे क्या हैं?
देखिए यहाँ पे कई सारे फायदे हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा गूगल में, लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे। 100% डैम सो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एडाप्टिबिलिटी इज फ्लेक्सिबल। द बेस्ट थिंग ऑफ द इंडियन सिटीजन, इंडिया के लोगों को कहीं भी भेज दीजिए, वो कहीं भी काम कर लेगा। एडाप्टिबिलिटी। इसीलिए रेमिटेंस जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इंडियन ही कमाता है। वो झुग्गी में भी रह लेगा, वो महलों में भी रह लेगा, धूप भी सह लेगा, ठंड भी सह लेगा। और बाहर वाला जैसे मिडल ईस्ट का आदमी यदि इंडिया आएगा और ठंड लगने लगेगी तो पूरा बंद कर लेगा, कुकुड़ुक्कू को बन जाएगा। वो टू मच कोल्ड। मेरा जो आता था स्टूडेंट लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने या कि वहाँ की एम्प्लॉय, तो बोलते हैं टीचर टू मच कोल्ड इन इंडिया, आई कैन नॉट ट्रेनिंग ओवर देयर। हम बोले पहले इनकी दिमाग की बत्ती जल चुकी है कि हमें वहाँ नहीं जाएगा, बहुत ठंड होती है दिसंबर नवंबर। इट्स बेटर, बेस्ट सीजन इज अप्रैल एंड मई बिकॉज द सेम टेम्परेचर इन मिडल ईस्ट लाइक दैट इन इंडिया। और नवंबर दिसंबर जनवरी में तो सोचता ही नहीं था कि हम जाएंगे, उसके लिए बहुत ठंड है। और जैसे ही मई जून हो जाता था हम बोलते थे कि जाके वहां ट्रेनिंग ले लो मई जून। नो नो नो, देयर इज नो एसी बिकॉज 50 और 55 में वहां लोग रहता है, लेकिन विदाउट एसी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। आपको मिडल ईस्ट की सड़कों में इंडिया नहीं दिखेगा दोपहर में काम करते हुए, फिलिपिनो दिखेगा, बांग्लादेशी दिखेगा, नेपाली दिखेगा, बट नो द नेटिव सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्रीज, कोई नहीं दिखेगा। गाड़ी आएंगी चली जाएंगी। अब भारत के लोगों को जंगल में बकरी चराने भेज दो, 55 में काम कर लेगा। वही बकरी चराने वाले अमेरिका जब पहुंच जाएंगे तो कैलिफोर्निया में ठंड हो, गर्म हो, 18 डिग्री, 19 डिग्री, 20 डिग्री माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कान में बांधेगा और काम कर लेगा। एडाप्टिबिलिटी। निगोशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट की, इसीलिए निगोशिएशन में हमेशा जिद नहीं करना है। बीच का रास्ता जो गौतम बुद्ध और महावीर हमारे बोलते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक मार्ग, सम्यक दर्शन, बीच का रास्ता। जिंदगी की दोनों में यदि हम देखें, पति पत्नी का है बोलें तो जिंदगी भी वही है कि एक कदम आगे चलता है तो दूसरा कदम पीछे हो जाता है। कई बार दूसरा कदम आगे चलता है तो पहला वाला पीछे हो जाता है। यदि ऐसा सोच के चलें, कभी वाइफ का प्रमोशन पहले हो गया, आप थोड़ा सबऑर्डिनेट हो गए, तो ये नहीं, मेल ईगो नहीं आना चाहिए। यदि आप आगे हो गए, बाहर से पैसा कमा के ला रहे, तो वाइफ को नहीं सोचना है। ये एडजस्टमेंट कहाँ पे है? इंडिया में ज़्यादा है। इसीलिए कोरियन, जापानी, स्विट्जरलैंड के लोग अब काशी आकर के 7 फेरे वाली मैरिज कर रहे हैं। यूएसए वगैरह में कि पता चला कि जो इस तरह के जीवन में, हमारे पास थॉमस वगैरह कुछ हमारे फ्रेंड थे जो हमारे साथ पढ़ा रहे थे, तो हम बोले वेयर इज योर मदर फादर? आई डोंट नो डॉक्टर संजय। हम बोले आई डोंट नो। हाउ लॉन्ग यू डिडंट विजिटेड योर होम प्लेस? मोर देन 7-8 years. एनी इंफॉर्मेशन योर मदर फादर? नो। सो हु विल टेक केयर? गवर्नमेंट विल टेक केयर। मम्मी पापा को कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगी। आप समझिए, ये जब रिलेशन है। और लिटरली मैं एक बंदे को देखा मिडल ईस्ट में, वो पढ़ाने आया था, एक दिन हार्ट अटैक हो गया पार्क में लेटा हुआ। सुबह सुबह बोले ये तो अपना कॉलेज का बंदा है, ये कैसे लेटा हुआ है? बाद में पता चला भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, कोई आगे पीछे नहीं। दिस इज द रिलेशंस। तो निगोशिएशन, बीच का रास्ता हमेशा कि रिलेशनशिप अच्छे बने रहे, साथ में कोई आपके रहे इर्द गिर्द जो आपकी चीज़ों को समझ पाए। फिर है परसुएशन स्किल। परसुएशन स्किल का अभी तक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, ये मुझे मिला आर्सेलर और मित्तर की डील से। तो एक दिन खाने के टेबल में उनका बेटा फर्स्ट ईयर में ही था, आदित्य, बोलता है पापा वी आर इन 130th पोजीशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन स्टील मेकिंग कंपनी। समटाइम्स आई एम ड्रीमिंग कैन बिकम नंबर 1। अब देखिए, इसीलिए बोलते हैं, मैं बार बार उस उड़ान किताब में लिखा हूँ कि बच्चे को, जिज्ञासा को कभी ख़त्म मत कीजिए, उसको बार बार रोकिए मत, नहीं उसका नेचुरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इस पर मैंने लिखा बचपन की शरारत को जिंदा रहने दे, एक चैप्टर है उसमें। अब क्या हुआ, तो वो खाने के टेबल में
थोड़ा सोचे कि 113 पोजीशन एंड ही इज प्लानिंग फॉर द नंबर 1, हाउ इट्स पॉसिबल। उन्होंने तुरंत हमारे बॉस टाइप से बोल दिया, यस व्हाई नॉट, वी कैन बिकम वन डे नंबर 1। अब बाप का इंश्योरेंस था बेटे के लिए कि बन सकते हैं, कैसे? तो बोला हाउ इट्स पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बच्चा को होता है जिज्ञासा, हाउ इट्स पॉसिबल, वी कैन नेवर बाय द आर्सेलर। अब इसी को बोलते हैं परसुएशन स्किल। बोला एब्सोल्युटली वी कैन बाय द एब्सोल्यूट आर्सेलर। अब उन्होंने क्या किया, इन द प्लेस ऑफ द 113th पोजीशन इन द वर्ल्ड, 113वें नंबर का व्यक्ति पहले नंबर को चैलेंज कर दे, कल मैं तुम्हें खरीद लूंगा, संभव है? थोड़ा मुश्किल काम है। और जो बोलता हो कि ब्लैक आर नॉट अलाउड हेयर, आर्सेलर की कंपनी के सामने लिखा था ब्लैक आर नॉट अलाउड हेयर, और उसके बोर्ड में सब व्हाइट थे, अंग्रेज थे, कोई भी एशियन नहीं था ब्लैक। ऐसी कंपनी को खरीदने का सपना आप देखें तो ये थोड़ा और भी मुश्किल। एनीवे, मित्तल साहब चूंकि स्टार्टेड हिज कैरियर फ्रॉम स्क्रैप, कबाड़ी की दुकान से, यदि आप लोगों ने उनको पता हो जिंदगी, कि पिताजी की उनकी कबाड़ी की दुकान थी कलकत्ता में। कबाड़ी से जिसकी ज़िंदगी शुरू हुई है वो गिरेगा भाई तो कितना गिरेगा, पहुंच के फिर टीने टप्पर बेच लेगा। तो उसका तो रूट यही है, नीचे से तैयार हुआ है बंदा, उसको डर नहीं है। तो उसने गवर्नमेंट्स में कुछ अपने बोर्ड मेंबर से प्लानिंग किया कि कैन वी मेक ए प्रपोजल टू बाय आर्सेलर, वी वांट टू सेंड द प्रपोजल टू आर्सेलर। एक का नेट वर्थ है 10,000 मिलियन और एक है 10,000। 10 लाख वाला आदमी 10,000 करोड़ वाले को खरीदने की सोचे, ये तो थोड़ा सा मुश्किल का। बट उसने सोचा, उन्होंने पहली बार प्रपोजल भिजवाया, आउटराइटली रिजेक्ट, ब्लैक प्रपोजल्स आर नॉट एक्सेप्टेड। उसी समय LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। UPA 1 के समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, नरसिंहा राव और ये सब लोग थे, और उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला परसुएशन का, कि यू आर टेलिंग कि इंडियन कंपनी गोइंग टू एक्वायर एंड मर्जर विद द फॉरेन कंपनीज मल्टीनेशनल, कैसे पॉसिबल है? सो यू हैव टू स्टैंड विथ अस, आई वांट टू बाय द आर्सेलर। सरकार ने बोला कितना, हमारे पास फंड नहीं है। बोला आपको दूसरे में फंड कराने के, NPA कराने के बहुत फंड है, वाई यू आर रनिंग RBI। तो एक बार ऐसे करते करते दूसरी बार फिर प्रपोजल 6 महीने बाद भेजा, कि जो उनका एक तरह से कोटेशन होता है उन्होंने बढ़ाया कि अगेन आई वांट टू बाय, और व्हाइट हमारे बोर्ड में रहेंगे, नो प्रॉब्लम। तो बोला स्टिल मित्तल इज द इंडियन कंपनी, ऑल्दो दे आर ऑपरेशन रनिंग इन द USSR, जो टूटे हुए रसिया के पार्ट थे, वहाँ उनकी कंपनी थी, इंडोनेशिया, सब चीज़ें, बट स्टिल वी डोंट वांट टू सेल द इंडियंस। ऐसा करते करते 7 बार हुआ, उनको रिजेक्ट करते रहे। अल्टीमेटली वो धीरे धीरे गवर्नमेंट से ही ताक में रहे, क्योंकि बच्चे के जिद को, मतलब उनके सपने को तोड़ना नहीं था। सीधे सरकार से जा कर के उन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया कि आई वांट टू बाय आर्सेलर एनी हाउ, इफ इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट, इट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट इज लूजिंग देयर स्ट्रेंथ इन ग्लोबल मार्केट। ये न्यूज़पेपर में आ गया, इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्टैंड विद देयर एंटरप्रेन्योर्स टू बाय ओवरसीज कंपनी। यदि ये मैसेज चला गया तो फिर सरकार की भद्द पिट जाएगी। ये मैसेज उन्होंने पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, नरसिंहा राव विजनरी, मनमोहन सिंह विजनरी, उन्होंने बोला सभी कंपनी को, इफ इंडियन एनी कंपनी वांट टू बाय ओवरसीज कंपनी, बेटर यू हैव टू स्टैंड विद देम, और जो भी उनका सिक्योरिटी लिमिट है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करके, बिकॉज उसका राइट्स अपने पास, उन्होंने ऑप्शन भी दे दिया कि आप राइट अपने पास रख लो, मैंने राइट्स मतलब गवर्नमेंट्स के पास राइट्स चले जाएं, लेकिन इसको हम खरीदना चाहते हैं। इतना बड़ा ड्रीम लेकर के कोई व्यक्ति, और एक समय आया 11वें डील में, अच्छा बैठने का समय मिला। 11वें डील में आर्सेलर सोचता था कि यूरोप के सब बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग जाइंट हैं, वो खरीद लेंगे, क्योंकि यदि आपका एक बार पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे अभी आप NDTV में अडानी ने खरीद लिया, पब्लिक लिमिटेड एक बार हो गई आपकी कंपनी, फिर आप किसी के कोटेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। यदि आपको पता है रूल है चाहिए,
जैसे एनडीटीवी ने को अभी अडानी ने लिया, 51% के आसपास हो गया उनका, 26 और 27% कुछ ऐसा, 53%। तो ये जब यदि आप ग्लोबल कंपनी बन जाते हैं तो कोई भी कंपनी आफ्टर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेडिंग के हिसाब से कोई कंपनी कहीं की खरीद और बेच सकती है। ये वो स्टेक बढ़ाना चाहती है। जैसे हम शेयर मार्केट में कल को हमारे पास पैसा है, हम किसी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा करके उसको एक्वायर कर सकते हैं। उन्होंने पहले 11वीं मीटिंग में वो लोग आर्सेलर मित्तल को बोर्ड में बैठाए कि ठीक है डिस्कशन करो, और उसमें उनका फिर फाइल बंद कर दिया गया कि नहीं, आपका जो कोटेशन है और जो कोटेशन उनसे कम है। फिर उनको समझ में आ गया कि ये कुछ भी करें बंदा, ये हमें नहीं खरीदने, एंट्री नहीं देना चाहे। इधर से गवर्नमेंट ने ओके कर दिया था, ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि आई एम विथ यू व्हाट एवर डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक। 13th डिसीजन में परसुएशन, लगातार कोशिश करते रहना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करना। वन डे विल कम। जो बिडेन को 77 ईयर में जो है सफलता मिली राष्ट्रपति बनने की। अब्राहम लिंकन को 27 बार फेल्योर मिला लेकिन प्रेसिडेंट बने। 13वें डील में लक्ष्मी मित्तल ने बिना मीटिंग का शुरुआत होते हुए खड़े होकर पहले ही बोल दिया मीटिंग स्टार्ट हो कि व्हाट एवर द प्राइज एनी कंट्री इज गोइंग टू पे टू आर्सिलर, मित्तल विल ऑलवेज पे 5% एक्स्ट्रा, व्हाट एवर प्राइज इट इज। वैल्यूएशन तो होगा ही कंपनी का कहीं ना कहीं। अब उसके पास जवाब क्या था? कुछ भी नहीं, डील क्लोज। दिस इज कॉल्ड परसुएशन स्किल। persistence and persuasion skill you will pay if you are keep trying. Understand? ये है interpersonal communication। यदि आपने set the target and hit the target, आपने सपने पा लिया। हम हमेशा बोलते हैं don't dream if you can't fulfill your dream। सपने मत देखिए, याद अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। एफर्मेशन स्किल, टीम बिल्डिंग, सेल्फ अवेयरनेस, फटाफट 5 मिनट में। एडवांटेज क्या है ये फटाफट आप चाहे फोटो खींच लीजिए, हो जाएगा, लेकिन इसकी स्टोरीज मेरे पास अभी बताने का समय नहीं है। म्यूचुअल सपोर्ट मिलेगा, पीयर कोऑपरेशन मिलेगा, शेयरिंग नॉलेज एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्डिंग रिलेशनशिप, बफर एंड प्राइवेट मैटर्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये लिख तो लेंगे, फोटो भी खींच लेंगे, समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसको एक्चुअल लाइफ में नई चीज़ें। इसीलिए मैं बोला है तो सब कुछ ना। टीम बिल्डिंग क्या है, हमेशा उदाहरण देता हूँ, पिछली बार भी दिया। मंगलयान हमारा गया, मोदी जी बार बार मेडिसन स्क्वायर में बोलते हैं कि हमारा ऑटो का भाड़ा मंगलयान के भाड़े से ज़्यादा है। 9 रुपये पर किलोमीटर से हमारा मंगलयान चला गया। हम बार बार बोलते हैं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री हु इज नोइंग द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड जुगाड़। एक ही है ना जुगाड़ टेक्नोलॉजी। और जुगाड़ टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आपने देखा होगा कि ये जो खड़े हैं सब लोग अलग अलग फील्ड के हैं, जाले जूले लगे हैं कमरे में, मूवी आपने देखी होगी, बैठने की भी जगह नहीं है। किसी तरह एक जो है ना फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति आता है युवा और बोलता है कि नहीं यदि मिशन है तो करना, जिसको छोड़ना है छोड़ दो। और दूसरी उसके साथ एक और फ्रेंड मिलती है, उसके भी सपने में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि उनका पहला जो एक्सपीरियंस है फेल हो गया और देश का कहीं ना कहीं पैसा हमने डुबाया, तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेकेंड ऑपरेशन मस्ट बी सक्सेसफुल। और आइडिया कहाँ से आता है कि हाउ वी कैन कंज्यूम द फ्यूल इन मिनिमम वे। बाहर का जो अमेरिका में वाले पूरी तो बनाते नहीं, वो डब्बे में खाना, क्योंकि मैं अमेरिका रहा, 6 महीने का पैक कर देंगे, उसी में पत्ते फूल मीट सब पक कर देंगे, उसी को ABC स्टोर 7-Eleven में खरीदिए और खाइए। हमारे यहाँ रोज़ रोज़ पराठा ताज़ा ना मिले, पोहा ताज़ा ना मिले, जलेबी ताज़ा ना मिले, पूड़ी ताज़ा ना मिले तो जीवन चलता ही नहीं, बासा हो जाता है। तो एक दिन गैस ख़त्म हो गई। अनुभव कहाँ से आते हैं? जो आपने बोला, अनुभव कहाँ से आते हैं? पूड़ी तल रहे हैं, गैस ख़त्म, अब क्या करें? तो आंटी को क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कढ़ाई गर्म है, पापड़ हमारे यहाँ तो फ्री में ही तलते हैं, बंद कर देते हैं, पापड़ से तल जाती है। अनुभव तो है जीवन का, है? तो जब कढ़ाई गर्म है तो 2 कितनी आंटी बची पूड़ी, 5-7 ही तो बची हैं, कोई दिक्कत नहीं, गर्म कढ़ाई में तल जाएगी धीरे धीरे। सेम एनर्जी को इसी तरह हम अप्लाइड करेंगे मंगलयान, ठीक। और देखिए टीम बिल्डिंग, एक दूसरे की सोच होते होते, वो बूढ़े अंकल हैं, बोला नहीं पॉसिबल है, बोला आप तो स्किल एक्सपर्ट हो,
ये नैनो टेक्नोलॉजी से इसको छोटा सा बना दो प्लास्टिक का, जो कभी ज़रूरत पड़े तो फूल जाए, कभी पड़े तो सिमट जाए। होता है ना, फट जाता है फिर सिकुड़ जाता है, फट जाता है फिर सिकुड़ जाता है, अपने प्लेस पे आ जाता है। बीच में इंजन बंद हो जाता है, फिर जैसे ही बंद कर देता है कि फ्यूल इफिशियंसी कम रहे, इतने दिन हमें चलाना इतने फ्यूल को, तो क्या करता है बीच बीच में कढ़ाई जैसे गर्म है तो गैस बंद, इंजन बंद। सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ द आइडियाज इन आवर माइंड, डिफरेंट एक्सपर्टाइजेशन इन आवर फील्ड। किसी में कुछ अच्छा होगा, किसी में कुछ अच्छा होगा, कोई बोलने की कला अच्छी होगी, कोई प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, कोई हार्ड वर्किंग होगा। तो डिफरेंट कैपेसिटी हैव टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ द पीपल एंड अचीव योर गोल। दिस इज द टीम बिल्डिंग। और इसके एडवांटेज क्या है, यहाँ पे लिखा है क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एडवांटेज ऑफ टीम बिल्डिंग। फिर यहाँ पे है, इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे है। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। आई होप कि आई एम नॉट गोइंग टू बोर।